आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास होती है। हमने पहले भी आपसे कई बार कहा है, उसको मैं बार बार रिपीट हर बार करता हूँ ताकि आपको करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में एहसास हो जाए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का सवाल है उसमें मिनिमम 25 से 30 सवाल ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स से जनरेट होते हैं, और मेंस का पेपर तो करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपने करंट अफेयर्स को कंट्रोल किया तो आप बहुत से सवालों को हल कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट मैंने पहले बार कहा था कि करंट अफेयर्स का मतलब आपको समाचार का हेडलाइन पढ़ना नहीं है, समाचार के पीछे जाना है। एक समाचार है, बंगाल वांट्स अपर हाउस बैक। बंगाल जो है विधान परिषद को वापस लाना चाहता है। अब ये समाचार आपने यहीं पढ़ के छोड़ दिया तो आपने फिर कोई अपने परीक्षा के साथ न्याय नहीं किया है। तो हुआ क्या है कि बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वह यह चाह रही है कि वहाँ पर विधान परिषद को वापस लाया जाए। जब प्रेजेंट ममता बनर्जी की सरकार चुनाव में गई थी तब उस सरकार ने इस बात का प्रॉमिस किया था कि हम चुनाव जीतने के बाद विधान परिषद को लाएंगे। जो वेस्ट बंगाल की विधान परिषद है इसको 50 साल पहले एबॉलिश कर दिया गया था एक कोएलिशन गवर्नमेंट के द्वारा। और करेंटली इस समय कितने राज्यों में विधान परिषद है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। एक सवाल आपका यही बन गया, कितने प्रदेशों में विधान परिषद इस समय है? हाउ मेनी स्टेट्स आर हैविंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल राइट नाउ? उसमें क्या करेंगे, 3 इसमें से लिख देंगे, 1 बाहर से लिख देंगे। तो जो उनकी एक स्ट्रेटजी है, ओनली ए बी सी डी करके आपको इसमें कंफ्यूज कर देंगे अगर आपने इसको तैयार ठीक से नहीं किया है। तो इस समय कितने राज्यों के पास विधान परिषद है? 6 राज्यों के पास है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। जो सेकेंड चैम्बर होता है, हाँ, विधान परिषद को हम लोग सेकेंड चैम्बर भी कहते हैं। जो सेकेंड चैम्बर होता है यह एक्सक्लूसिवली कौन बनाता है? क्या इसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है या इसको बनाने के लिए संसद की सहमति की भी आवश्यकता होती है? अगला सवाल हो गया कि विधान परिषद को बनाने के लिए सिर्फ विधानसभा ही उसके बारे में अपना फैसला ले सकती है या उसके लिए संसद के सहमति की या संसद के सहयोग की आवश्यकता होती है? विधान परिषद का जन्म कैसे हुआ था? जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, जो 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उस रिफॉर्म ने काउंसिल ऑफ स्टेट के फॉर्मेशन की बात की थी। 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसने इस बात को कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एट द नेशनल लेवल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सेट किया बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन इंडियन प्रोविंस। 2 सवाल और आ गए आपके सामने। देखिए, आप देखिए कितने सवाल प्रीलिम्स के बन रहे हैं। व्हेन आई विल कंप्लीट दिस बंगाल चैप्टर, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एंड 4 to 5 क्वेश्चन फॉर मेंस, यू विल गेट इट। यह जो लॉ था, अंडर दिस लॉ, अंडर 1935 लॉ, लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार फंक्शन की है बंगाल में 1937 में। तीसरा सवाल कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार कहाँ फंक्शन हुई है? होप द वॉइस इज वेरी क्लियर। 1937 में बंगाल में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन की है। जो प्रोफेसर के.टी. शाह थे, जो बिहार के थे, उन्होंने इसके बारे में अपनी ओपिनियन दी थी। और उसके बाद जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, इन्होंने इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग फेज में, उन्होंने बिगिनिंग में स्टेट्स ऑफ बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब
और यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रोवाइड किया। उसके बाद यह ऑप्शन संविधान में दिया गया कि अगर किसी राज्य की विधानसभा चाहेगी तो वह लेजिस्लेटिव काउंसिल का या विधान परिषद के सृजन के बारे में कार्य आरंभ कर सकती है। अब हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल जिसने हमको प्रस्ताव दिया, जो प्रस्ताव देने की बात करूं उनमें स्थिति क्या है। जो वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वह 1969 तक कार्य की। उसके बाद जो 4th जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ है 1967 में, इसमें कांग्रेस ने पावर लूज कर दिया और कोलिशन पार्टी आई और वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल चली गई। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल अदर स्टेट में किस तरह के है, जो डीएमके का मैनिफेस्टो है, इस बार जो चुनाव हुआ है उस मैनिफेस्टो में यह कहा गया है, प्रॉमिस किया गया है कि सेकेंड चैम्बर को लाया जाएगा। कांग्रेस ने सिमिलर प्रॉमिस किया था 2080 में मध्य प्रदेश में कि सेकेंड चैम्बर लाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो जो फर्स्ट सेटअप हुई थी 1958 में, फिर एबॉलिश कर दी गई थी बाई टीडीपी इन 1985 में। इसको रीस्टैब्लिश किया गया कांग्रेस द्वारा ईयर 2007 में। अगर हम इन सारे बातों के बीच देखने की कोशिश करें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती कैसे है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से। एक न्यूज़ है आपके न्यूज़पेपर में कि बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस कर रहा है। नाउ फ्रॉम दैट न्यूज़ आई एम ट्रेवलिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम कि हाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी मेड। आफ्टर गिविंग दिस ब्रीफ हिस्ट्री आई एम जस्ट इंटरिंग इन द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। पहली बात, राज्य विधान मंडल का जो उच्च सदन है वह विधान मंडल की इच्छा पर आश्रित है, लेकिन विधान मंडल सिर्फ प्रस्ताव पास कर सकता है, उसका अंतिम रूप से निर्माण संसद के द्वारा होता है। यू ओपन आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। अगर आर्टिकल 169 का लाइन नंबर 2 पढ़ें, 169 का लाइन नंबर 2, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड, मिल गया। आज के बाद आप जिंदगी में इसको भूलोगे नहीं, जस्ट लिसन केयरफुली। आर्टिकल 161 का लाइन नंबर 2, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट और क्रिएशन। कब करेगा आप, उसकी आइए। इफ द, आप आई लाइन नंबर 4, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट पासेस ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ लॉ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। 4 कंडीशन हो गई। अब आपके पेपर में कैसे ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर होगा, इन 4 कंडीशन के साथ क्वेश्चन स्ट्रक्चर होगा। ए, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली की द्वारा बनाई जाती है। बी, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा बनाई जाती है। सी, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली के बहुमत और उपस्थित मत देने वालों के 2/3 के समर्थन के साथ संसद द्वारा बनाई जाती है। डी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बनाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। जो सी वाला आंसर है वो सही है। गॉट इट। लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में 4 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रस्ताव के द्वारा से आरंभ होता है। बी, लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 के द्वारा प्रस्ताव पारित करे। सी, उस प्रस्ताव को संसद कानून के रूप में अंतिम रूप दे। तो अगर सवाल इसी को मैं उलट देता हूं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्माण में अंतिम रूप से भूमिका किसकी है। ए,
राज्य विधानसभा की, बी संसद की, सी राज्य विधानसभा और विधान परिषद की, डी प्रधानमंत्री की। आप इसको चाहे जितनी तरह से स्ट्रक्चर करें, लेकिन अगर आपके पास ये 4 पॉइंट नहीं है तो उस सवाल का कोई फ्यूचर नहीं होगा, आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो पहली बात क्या हो गई कि राज्य विधान परिषद को बनाने के लिए जो आर्टिकल 169 में प्रोविजन है, राज्य विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत, अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे। उस प्रस्ताव के आधार पर संसद कानून बनाकर विधान परिषद का सृजन या समापन, जिस भी तरह का प्रस्ताव हो वह कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विधान परिषद बनाने की संकल्पना का आरंभ राज्य की विधानसभा को करना होगा। अगर राज्य की विधानसभा उसका आरंभ नहीं करती है तो संसद के पास कोई भी शक्ति नहीं है। अगर राज्य की विधानसभा आरंभ करती है तब भी वह संसद की दया पर निर्भर है। संसद चाहे बनाए और चाहे न बनाए, उस बारे में राज्य विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। अगर संसद के पास राज्य विधानसभा का प्रस्ताव जाता है और राज्य विधानसभा और संसद उस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं करती है, तो कोई ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है जो संसद में इस बात के, क्या आवाज स्लो आ रही है? दीपक यादव, आप अपना थोड़ा से फास्ट करो माइक, आवाज स्लो नहीं होगी। तो अगर राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव पास करती है और संसद उस पर कोई फैसला नहीं लेता है, तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो संसद को बाध्य कर सके कि आप इसमें फैसला लें। क्लियर हुआ? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? तो संविधान का अनुच्छेद 169 यह साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद के निर्माण या उसके समापन के लिए कार्य कर सकेगी। अब हम देखते हैं कि इस जो प्रावधान है, अब हम आते हैं मेंस की तरफ। यह आपके प्रीलिम्स का काम मोटा मोटी हो चुका है, इसके बाहर प्रीलिम्स का सवाल नहीं आएगा। एक और एक इशू है जो आप याद रखिए कि यह जिस तरह का अमेंडमेंट है वह संविधान के संशोधन में नहीं आता है। अगर आप 169 का सबसेक्शन 3 पढ़ें तो वह कहता है कि यह जो अमेंडमेंट किया जाएगा यह संविधान के संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। नाउ लेट मी ट्रेवल टूवर्ड्स द सम ऑफ द एस्पेक्ट फॉर द मीन्स, कि क्या क्या कमियां इस संविधान के अनुच्छेद में हैं जो समस्या पैदा कर सकती हैं। पहली बात, यह जो राज्य की विधान परिषद है इसका अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो प्रश्न यह है कि वह सदन जिसका अस्तित्व ही निम्न सदन की दया पर निर्भर करता है, वह निम्न सदन पर नियंत्रण कैसे कर सकता है? सुधीर ओझा, ये बात मैंने कम से कम पिछले 15 मिनट कही है, आप इस लेक्चर के बाद आप फिर सुन लीजिएगा। आपका जो सवाल है वो कम से कम 5 बार मैंने रिपीट किया हुआ है। तो जो कॉन्सेप्ट था कि जो एक उच्च सदन बनाया जाएगा वह निम्न सदन पर नियंत्रण रखेगा। तो जिस सदन का निर्माण और समापन ही निम्न सदन पर निर्भर करता है, वह कैसे निम्न सदन पर नियंत्रण रखेगा? पॉइंट नंबर 2, जो सदन है
जो संसद है उसके पास अंतिम अधिकार दिया गया है। तो राज्य की विधानसभा कोई भी प्रस्ताव पास कर दे, राज्य की विधानसभा कोई भी प्रस्ताव पास कर दे, उस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला संसद का होता है। इसलिए यह राज्य के पास विधान परिषद प्राप्त करना वह संसद की दया पर निर्भर है, और ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है जो संसद को बाध्य कर सके कि राज्य की विधानसभा ने जो एक प्रस्ताव भेजा है उस पर आप फैसला लीजिए। संसद और राज्य के मध्य टकराव, केंद्र और राज्य के मध्य टकराव की स्थिति में राज्य के प्रस्ताव पर अनुकूल विचार हो, इसकी संभावनाएं कम हो सकती हैं। अब संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कोई राज्य की विधानसभा अगर प्रस्ताव भेजती है तो कितने दिन के अंदर संसद उसको पास करे। तो संसद चाहे तो बगैर फैसला लिए उस प्रस्ताव को पेंडिंग रखे, हमेशा के लिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दे। तो ये हो सकता है कि संसद प्रस्ताव भेजे, उस प्रस्ताव पर कोई फैसला केंद्र न करे। कोई राज्य की विधानसभा अगर विधान परिषद को बनाने का प्रस्ताव पास करती है तो वह चाहे तो तुरंत बनाने का भी प्रस्ताव पास करे, तुरंत खत्म करने का भी प्रस्ताव पास करे। यह भी एक समस्या है। इस पर कोई रोक नहीं है कि कब वह राज्य की विधान परिषद को बनाने का प्रस्ताव पास करती है, अब कब राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पास करती है। ऐसा कई बार हो चुका है इतिहास में, जब उन्होंने विधान परिषद बनाया और विधान परिषद को समाप्त कर दिया और फिर विधान परिषद बनाया। शायद ये बहुत ही स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र के लिए नहीं हो। इससे यह क्या लगता है कि जो सत्ता का समीकरण है, जो सत्ता का परिवर्तन है, जो दल का समीकरण है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वह इन संविधान के उपबंध को ज़्यादा नियंत्रित करती है बनस्पत किसी और बात को। अगर संसद नहीं चाहती कि विधान परिषद बने तो विधान परिषद को बनाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। 1969 में पश्चिम बंगाल और पंजाब में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, और ऐसा हुआ कि एक राज्य ने विधान परिषद को समाप्त किया और फिर स्थापित किया। ऐसा आंध्रा के संदर्भ में हो चुका है। तो एक सवाल क्या बनता है यहाँ पर, राज्यों में, आप लिखिए सवाल लिखिए, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण अथवा उसका अंत पूर्णतः एक राजनीतिक विषय बन गया है, और राज्य विधानसभा तथा संसद दलीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय में निर्णय करते हैं। टिप्पणी कीजिए। फिर रिपीट कर रहा हूं सवाल। राज्यों में विधान परिषद का निर्माण और उसका अंत पूर्णतया एक राजनीतिक विषय बन गया है, और राज्य विधानसभा तथा संसदीय दल अपने दलों के हितों को ध्यान में रखकर इसका निर्णय करते हैं। टिप्पणी करिए। क्लियर हुआ सवाल? ये सवाल क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरा सवाल, राज्य विधानमंडल के स्वरूप में, राज्य विधानमंडल के स्वरूप में एकरूपता लाने के लिए विधान परिषद को या तो सभी राज्यों से समाप्त कर दिया जाना चाहिए या हर राज्य में स्थापित करना चाहिए। दूसरा सवाल, यू सी द बोथ द क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा कैसे लिखा जाए। राज्य विधान परिषद की जो संकल्पना की गई है उसमें कहा गया है कम से कम 40 और अधिक से अधिक उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 लोग होने चाहिए। संविधान में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम और न्यूनतम की उपरोक्त सीमा के बीच कहाँ होगी। सीमा क्या दी गई? मिनिमम 40 और मैक्सिमम विधानसभा का 1/3। इसका कोई प्रावधान
इसका कोई प्रावधान नहीं है कि इनके बीच में वो कहाँ है। यह राज्य विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अब विधान परिषद का सृजन जो होता है उसका कंपोजिशन क्या है। अगर आप आर्टिकल 168 पढ़ेंगे, अगर आप आर्टिकल कहते हैं, अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको विधान परिषद के कंपोजिशन का आइडिया हो जाएगा आर्टिकल 171 में कि कितने सदस्य बनते हैं। आप इसको जरूर याद करिएगा। यह सवाल पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है कि जो राज्य की विधान परिषद है वह कैसे बनती है। पहली बात, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं होता है। और जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसमें पहला पॉइंट क्या है, 1/3 भाग 1/3 उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। If you read the Article 171 subsection 3 clause 3 subsection A, वो कहता है कि जो उनकी सदस्य संख्या होगी उसमें 1/3 होंगे उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नंबर 2, कुल सदस्य संख्या का 1/12 1/12 राज्य में रहने वाले कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों ग्रेजुएट के द्वारा होगा। नंबर 3, 1/12 1/12 राज्य के माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा जो 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। उसमें क्या है, 3 वर्ष के स्नातक, इसमें क्या है, 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। चौथा, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य न हों। जो विधानसभा के सदस्य न हों उनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। उसके अलावा जो शेष बचेंगे वो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। इसकी सदस्यता के लिए वही योग्यताएं हैं जो विधानसभा के लिए होती हैं, सिर्फ आयु का फर्क है। विधानसभा की आयु की सीमा 25 साल है, इसमें आयु की सीमा 30 साल है। अब विधान परिषद की शक्तियां, होप इट इज क्लियर। एनीवन हैज एनी डाउट टिल नाउ? इफ एनी डाउट आई कैन क्लियर इट, अदरवाइज आई विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। विधान परिषद की शक्तियां क्या हैं? विधानसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्तियां काफ़ी कम हैं और मूल रूप से इसकी जो शक्तियां हैं वह विधान निर्माण तक ही सीमित हैं। जो संविधान का आर्टिकल 196(1) है, संविधान का जो आर्टिकल 196(1) है वह इनकी शक्तियों के बारे में बात करता है कि विधान परिषद में इसकी शक्तियां क्या क्या हैं और किस तरह से हैं। पहली बात, जो संविधान का साधारण विधेयक है वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है और कोई विधेयक कोई विधेयक
जिसमें विधान परिषद जिसमें विधान परिषद वाले जिस राज्य में विधान परिषद है, उस राज्य में अगर विधान मंडल के द्वारा तब तक पारित समझा नहीं जाएगा जब तक राज्य की विधान परिषद भी उस पर अपनी सहमति न दे दे। लेकिन विधान परिषद की सीमाएं हैं। अब यहाँ सीमा आरंभ होती है, यह याद करिए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद को भेजती है तो विधान परिषद उसे 3 महीने के अंदर उसे पारित करे या अस्वीकृत करे। मान लो उसे अस्वीकृत करके वह कुछ संशोधन करके विधानसभा के पास भेजती है और विधानसभा अगर उसको पुनः पास करके भेज देती है तो विधान परिषद के पास 1 महीने का समय है उस पर अपना निर्णय देने के लिए। अगर 1 महीने के अंदर वह अपना कोई निर्णय नहीं देती है तो जैसा विधेयक विधानसभा ने पास किया है वह पास किया हुआ माना जाएगा। तो अगर आप देखें तो विधान परिषद के पास सिर्फ क्या शक्ति है, 4 महीने तक किसी विधेयक को लंबित कर सकती है। अंतिम शक्ति विधेयक को पास करने की विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं है। विधान परिषद अपना रिजर्वेशन दे सकती है, लेकिन उस रिजर्वेशन पर अगर विधानसभा सहमत नहीं है तो विधान परिषद शक्तिहीन है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? ये देखिए 4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है। पॉइंट नंबर 2, विधान परिषद 3 महीने के अंदर उस पर अपना फैसला कर ले, जो भी फैसला करना है। पॉइंट नंबर 3, विधान परिषद अगर विधानसभा से सहमत नहीं होती है और अपनी असहमति दर्ज करके विधानसभा पास भेजती है और अगर पॉइंट नंबर 4, अब विधानसभा अगर विधान परिषद से सहमत नहीं होती है और फिर वही विधेयक भेज देती है। पॉइंट नंबर 5, वह 1 महीने तक रोक सकती है, 1 महीने के बियॉन्ड नहीं रोक सकती है। तो विधान परिषद किसी विधेयक साधारण विधेयक के पारित होने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का विलंब कर सकती है। जब आप संसद के राज्यसभा और लोकसभा और राज्य की विधानसभा विधान परिषद के बीच अगर कोई तुलनात्मक प्रश्न आता है तो आप इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि यह आंसर मॉडल आंसर में निश्चित रूप से होगा। बिकॉज इट इज़ ए वेरी वाइटल डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड पावर ऑफ विधानसभा विधान परिषद। धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत होते हैं, वह विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उसे 14 दिन के अंदर अपने संशोधनों के साथ वापस करना होगा। संशोधनों पर अंतिम फैसला विधानसभा ही करेगी। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, जो आपका मेंस का सवाल है कि विधान परिषद की दुर्बलताएं क्या क्या हैं, विधान परिषद की कमियां क्या क्या हैं। पहला, इसकी स्थापना विधानसभा की मर्जी पर आधारित है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी एस्टेब्लिश ओनली बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसलिए इसकी स्थापना और अंत करने का अधिकार, इसकी स्थापना और अंत करने का अधिकार, उसकी स्थापना और अंत करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के पास है। अगर विधानसभा के द्वारा पास विधेयक विधान परिषद पर भेजा जाए तो पहली बार में ही, देखिए आप फिर समझिए बालकृष्ण सिंह परिवर्तन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया किसी विधेयक पर, धन विधेयक पे तो बात छोड़िए, साधारण विधेयक पे विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव गया विधान परिषद के पास। वह 3 महीने के अंदर अपना कोई फैसला ले ले, जो फैसला लेना उसको। उसके बाद विधानसभा के पास आया। अब विधानसभा के पास अपनी चॉइस है,
वह विधान परिषद के प्रस्ताव को माने या न माने, जो भी संशोधन विधान परिषद करती है वह उसको माने या न माने, ये विधानसभा की इच्छा पे है। मानती तो अच्छी बात है, तब तो कोई असहमति नहीं हुई। अगर विधानसभा विधान परिषद के प्रस्ताव को नहीं मानती है तो असहमति हो गई, तो विधानसभा अपने पुराने प्रस्ताव को फिर भेज देती है। अब विधान परिषद के पास कोई ताकत नहीं है, वो मैक्सिमम 1 महीने तक पेंडिंग रख सकती है। या तो 1 महीने के अंदर वह विधानसभा के प्रस्ताव को मान ले, अगर नहीं मानती है तो 1 महीने के बाद वह विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव पास माना जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया? 4 महीने से ज़्यादा विधान परिषद के पास किसी साधारण विधेयक को लंबित करने का अधिकार ही नहीं है। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट राज्य के संदर्भ में नहीं दिया गया है। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? यह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? परिवर्तन जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखिए विधान परिषद की दुर्बलताएं क्या क्या हैं। पहली दुर्बलता क्या है? विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर ही टिका हुआ है। विधानसभा चाहे तो बनाए और चाहे तो न बनाए। दूसरी बात, अपनी संरचना के कारण, जैसी संरचना विधान परिषद और विधानसभा की है, उस संरचना में विधान परिषद एक गौण संस्था है। वीणा सिंह पूछ रही हैं कि विधान परिषद का अस्तित्व जरूरी है कि नहीं है। आप इसी बात से समझ लीजिए कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया डज नॉट हैव द विधान परिषद। दूसरी बात क्या है? जो संरचना विधानसभा और विधान परिषद की है, उस संरचना को अगर हम ध्यान में रखें तो विधान परिषद एक गौण संस्था है और उसका जो चुनाव होता है वह चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और उसके चुनाव में आने वाले मेंबरों का एक बड़ा भाग विधानसभा द्वारा चुना होता है। विधानसभा को यह अधिकार है, यह अंतिम अधिकार है कि कानून वह बनाए। तो अगर विधान परिषद असहमति होती है तब भी, अगर विधान परिषद विधानसभा के किसी प्रस्ताव से असहमत होती है तब भी विधान परिषद के पास कोई शक्ति नहीं है कि वह विधानसभा को किसी तरह से नियंत्रित कर सके। जो मंत्रिमंडल बनता है वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ भूमिका है विधानसभा की, और विधान परिषद को इस उद्देश्य से लाया गया था कि वह एक विशेषज्ञों की संस्था होगी। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहा है उसको देखते हुए कहना आसान नहीं है कि वह एक विशेषज्ञों की संस्था है या वह राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई गई संस्था है। इस समय 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। यह इस बात को सत्यापित करती हैं कि विधान परिषद का कितना रोल भारतीय राजनीति में है। अब देखिए, यह एक छोटा सा समाचार था, इसमें 31 मिनट का लेक्चर हुआ और मुझे 1 घंटा पढ़ना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ द करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट। सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। आप हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो न्यूज़पेपर आप उठाइए, सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ है कि बंगाल अपर हाउस को वापस ला रहा है। आप क्या करोगे? आप यह न्यूज़ पढ़ के छोड़ दोगे। सवाल इसी में से आएगा। अगर आपने इस तरह से सवाल को समझने की कोशिश नहीं की तो इसका कोई भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा। देखिए, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप लगातार सुन रहे हैं कि वह सवाल क्या है कि जो इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट हुआ था, एक आप लगातार पढ़ रहे हैं, एक संस्था है यूके क्रेन्स।
आप लगातार पढ़ रहे होंगे कि वह एयर इंडिया के एसेट्स को न्यूयॉर्क में सीज करने जा रही है। आपने सुना होगा समाचार को। यह समाचार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर दो कॉन्सेप्ट आ रहा है। यह समाचार महत्वपूर्ण क्यों है? बिकॉज देर इज टू कॉन्सेप्ट हाइडिंग बिहाइंड दिस न्यूज। वन taxation is a sovereign policy. Number 2, taxation is important or disinvestment is important. Got it? देखिए सवाल क्या है, एक न्यूज़ क्या है कि यूके क्रेन्स ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक केस फाइल किया है कि हम एयर इंडिया के एसेट्स को सीज करेंगे। इसके पीछे कहानी क्या है कि केन्स कंपनी ने अपने इंटरनल एसेट्स का रीस्ट्रक्चरिंग किया। केन्स ने अपने इंटरनल एसेट्स का रीस्ट्रक्चरिंग किया। उस रीस्ट्रक्चरिंग पे भारतीय सरकार का यह दृष्टिकोण था कि इस पर कैपिटल गेन बनता है। भारतीय सरकार ने उस पर कैपिटल गेन किया। उस कैपिटल गेन के बाद ये मामला न्यायालय में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भारत सरकार के विरोध में दिया और केन्स एनर्जी के पक्ष में दिया। उसके बाद सरकार ने किया गया रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट कर दिया। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट करके जो उच्चतम न्यायालय का फैसला था उसको शून्य कर दिया और उनसे पैसा ले लिया। अब यह उच्चतम न्यायालय ने फैसला क्यों किया था? उन्होंने बोला कि जो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है जो इंडिया और यूके के बीच में है, उस डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी के तहत यह कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनता है। तो एक सवाल और क्या खड़ा हो गया, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी वर्सेस डोमेस्टिक लॉ। अगर डोमेस्टिक लॉ और डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी में कोई संघर्ष हो रहा है तो किसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए? तीसरी बात, अगर इस तरह का एटीट्यूड देश अख्तियार करेगा कि बाहर से आने वाली कंपनी यहां इन्वेस्टमेंट करे और फिर आप उस पर टैक्सेशन करो, तो यह भारत में जो इन्वेस्टमेंट का एक माहौल है उस माहौल को कमजोर करेगा। ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके इकोनॉमिक्स में, आपके एसे में, आपके इंटरव्यू में, आपके प्रीलिम्स में, सब में आ सकते हैं। अगर आपने इन चार चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो आपका इस न्यूज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और पिछले 2 महीने से, करीब 3 महीने से ये न्यूज बार बार पेपर में आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो जो यूके क्रेन्स है वह अब क्या बोल रही है कि वह एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं न्यूयॉर्क में उसको वह सीज करेगी। उसने एक पिटीशन फाइल की है न्यूयॉर्क के एक अदालत में। अगर यह एयर इंडिया के एसेट को सीज कैसे कर सकती? उसने बोला एयर इंडिया भारत सरकार की ऑल्टर ईगो है। भारत सरकार की शेयर होल्डिंग्स जो है एयर इंडिया में है। अभी एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर कोई फैसला एयर इंडिया के एसेट्स को सीज करने का न्यूयॉर्क की अदालत देती है तो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान प्रॉब्लम में आ सकता है। जो भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा प्राप्त करना चाह रही है, वह डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा प्राप्त करने में भारत सरकार को समस्या आएगी। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? Whether you are getting the concept or not getting the concept, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा नहीं आ रहा है? किसको समझ नहीं आ रहा है? वेरी नाइस। एनीवन एल्स? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें मामला क्या है कि जब भारत सरकार ने टैक्सेशन कर दिया
तो उन्होंने दिसंबर 2020 में परमानेंट कोर्ट और आर्बिट्रेशन ने यह डिक्लेयर किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो 10,247 करोड़ रुपया टैक्स डिमांड किया था फ्रॉम क्रेन्स एनर्जी, इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद इंडिया यूके बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। यू नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड, इंडिया यूके बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो इसके कारण क्या हुआ कि क्रेन एनर्जी को 24,500 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा। और यह एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो बोलते हैं भूतलक्षी प्रभाव। ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्या होता है, आपने पीछे से इसको अमेंड कर दिया। तो जो उन्होंने यह अमेंडमेंट किया, उस अमेंडमेंट के बाद जो नीदरलैंड में अपील की गई, अपील क्यों की गई कि जो यह अमेंडमेंट करके टैक्स लिया गया है यह बाईलैटरल ट्रीटी का वायलेशन है। ग्राउंड क्या था, सोवरेनिटी एंड टैक्स अवॉइडेंस। अब जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया, यह क्या भारत के, देखिए सवाल ऐसे ही आएंगे आपके मेंस में कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खराब करता है? क्या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खराब करता है? क्या यह कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी है फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में, उस क्रेडिबिलिटी को कहीं से हैम्पर करता है? क्या यह भारत का अप्रोच ठीक है? क्या भारत का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करना एक ठीक अप्रोच है, जबकि भारत इन्वेस्टमेंट को भारत देश में लाना चाह रहा है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन महत्वपूर्ण मुद्दों का उत्तर प्राप्त करना आवश्यक है। तो जो यूके और इंडिया की बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, विच रिफर्स डिस्प्यूट टू द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, यह डिस्प्यूट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया। उसके बाद क्या हो, $1.2 बिलियन का इंडिया पर कंपनसेशन लगाया गया। अब वो बोल क्या रहे हैं कि अगर आप हमको ये पैसा दे दोगे तो ये पैसा हम भारत में ही इन्वेस्ट कर देंगे। भारत क्या बोल रहा है कि आप विवाद से विश्वास एक स्कीम चल रही है, उसमें आप चले जाओ। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो आपके पास 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको आंसर करना पड़ेगा। आई होप द इशू इज क्लियर। किसको ये इशू क्लियर नहीं हुआ? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल के आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। अभी हाल में सेंटर ने क्या किया? सेंटर ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को हाइक किया 140%। ये सारे आपके न्यूज में हैं। मैं सिर्फ न्यूज़पेपर से ही आपका पेपर बना रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं, आपके प्रीलिम्स के पेपर का मोर देन 30% करंट अफेयर से बनता है। वो लगता है कि पॉलिटी का है, वो इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, वह सिर्फ करंट अफेयर्स होता है। वो जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आपको दिखती है, वह इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी करंट अफेयर्स में आई हुई होती है, आप देख नहीं पाते हैं। आप देखिए, मैं आपको फिर लेके आ रहा हूं। ये सवाल आपके इकोनॉमिक्स का है, लेकिन मैं करंट अफेयर्स से लेके आ रहा हूं। ये आपके साइंस का है, मैं आपके करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं। जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी एंड साइंस एंड ज्योग्राफी। सेंटर ने क्या बोला? इसी वेडनेसडे का ये समाचार है। सेंटर ने ये बोला कि जो डाई अमोनियम फास्फेट है, DAP, इसमें सब्सिडी को 140% बढ़ा दिया, फ्रॉम 500 to 1200 पर केजी। तो एक सरकार ने फैसला लिया बुधवार को, इंक्रीज इट्स शेयर ऑफ सब्सिडी फॉर डाई अमोनिया फास्फेट DAP बाई 140%, तो 500 से 1200 रुपया। इससे क्या हो गया? इससे हुआ रोलिंग बैक द स्टीप 58% हाइक इन प्राइस अनाउंस्ड बाय कंपनी सिंस अप्रैल। इससे क्या हुआ? जो कंपनीज हैं जो DAP बेचती हैं
उन्होंने अप्रैल में 58% जो प्राइस बढ़ाई थी वह प्राइस रोल बैक हो गई। गॉट इट। अब जो डीएपी है वह डीएपी होता क्या है, इससे फ़र्क क्या हो रहा है। तो यह जो, और यह बढ़ाया क्यों गया, जो इंटरनेशनल प्राइस है वह 60 से 70% राइज किया है फास्फोरिक एसिड और अमोनिया में। फास्फोरिक एसिड और अमोनिया डीएपी का की कंपोनेंट है। अब अगला सवाल क्या बना, डीएपी कैसे बनता है। डीएपी के बनाने में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अगला सवाल साइंस का हो गया ये। तो डीएपी को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, फास्फोरिक एसिड और अमोनिया। यही सवाल आ जाएगा कि जो डाई अमोनियम फास्फेट है कैसे बनता है। अब आपको लगेगा यार ये बिना मतलब का सवाल पूछ लिया गया, ये क्यों पूछते हैं। आपके कम से कम जितने लीडिंग न्यूज़पेपर छपते हैं मेजॉरिटी में सवाल है ये, आंसर है ये। तो डाई अमोनियम फास्फेट, जब 4 चीज़ बन गई। पहली चीज़ कि जो इन फर्टिलाइज़र को बनाने वाली कंपनीज थी उन्होंने दाम बढ़ाया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने सब्सिडी करके उस दाम बढ़ाने को रोल बैक कर दिया। ये दाम बढ़ा क्यों, जो इंटरनेशनल प्राइस है फास्फोरिक एसिड का और अमोनिया का, वह इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया। उस इंटरनेशनल प्राइस के बढ़ जाने के कारण डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी का प्राइस बढ़ गया। क्यों, डीएपी में फास्फोरिक एसिड और अमोनिया ये 2 की कंपोनेंट होते हैं। यहाँ से प्रीलिम्स का सवाल बन गया, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल गो रॉन्ग इफ दे विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर। इस फैक्ट को निकालने के लिए आपको बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी जो आपको न्यूज़पेपर में इजीली अवेलेबल है। गॉट इट। अब इसके बाद हम अगली बात समझते हैं कि कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं सोयाबीन जिसमें एस्टिमेटेड इनपुट कॉस्ट वुड हैव रिजन बाई 1400 पर हेक्टेयर ड्यू टू द इंक्रीज इन डीएपी प्राइस। अगला फिर आ जाओ कि कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे सोयाबीन है। सोयाबीन में जो इनपुट कॉस्ट है, देखिए फिगर चिंता न करिए, फिगर नहीं पूछते, दे ऑलवेज आस्क द कॉन्सेप्ट, द फिलॉसफी। जो सोयाबीन है, सोयाबीन में इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। क्यों, इंक्रीज हो गया कॉस्ट ऑफ डीएपी। जो इंटरनेशनल प्राइस है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि डीएपी का दाम बढ़ा क्यों है, इसका सिंपल सा आंसर है increase in international price of the key component used in the DAP। वो की कंपोनेंट क्या क्या हैं, फॉस्फोरिक एसिड एंड अमोनिया। गॉट इट। कम ऑन द सेकेंड इशू, कम ऑन द सेकेंड पॉइंट। डीएपी फार्मर्स को इंपॉर्टेंट क्यों है। डीएपी जो है यह फार्मर्स को, किसानों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जो डीएपी है डाई अमोनियम फास्फेट, भैया डीएपी की हिंदी नहीं होती है, ये ऐसा ही आएगा। तो डाई अमोनियम फास्फेट क्या है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर इन इंडिया है। देखिए जिसको इतनी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है जितनी मैं बोल रहा हूँ, उसको आईएएस देने का कोई पर्पज़ नहीं है। देखिए मैं 3-4 चीज़ बताता हूँ, कौन आदमी आईएएस न दे। जिसको गणित नहीं आती है और गणित सीख नहीं सकता है, बिल्कुल आईएएस न दे, क्योंकि आप सीसैट में फेल कर जाओगे। जिसको इतनी अंग्रेजी नहीं आती जितनी मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल आईएएस न दे। इतनी अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती, आप जनरल अंग्रेजी फेल कर जाओगे। देखो हम कुछ नहीं कर सकते, हम वही कर सकते हैं जो एक फ्रेमवर्क आईएएस का बना है, उसमें हम आपको पढ़ा सकते हैं। अपने हाथ में आईएएस का फ्रेमवर्क चेंज करना नहीं है। अगर आईएएस के एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है आपको गणित आनी चाहिए और थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर आप नहीं सीख सकते हो बिल्कुल मत दो। जितनी अंग्रेजी मैं बोलता हूं उतनी, मैं ज़्यादातर हिंदी ही बोलता हूं, कुछ अंग्रेजी इसलिए बोलता हूं, आप लोग थोड़ा सा अंग्रेजी सीखो। अगर इतनी अंग्रेजी आप नहीं सीख सकते हो, बिल्कुल आईएएस मत दो, जिंदगी में नहीं होगा।
आप कितने भी ब्रिलियंट हो, अगर इतनी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हो जितना मैं बोल रहा हूं, तो आईएएस बिल्कुल देने का नहीं है, कभी नहीं होगा। टाइम मत खराब करो, कोई और काम करो। तो डीएपी क्या है? सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर इन इंडिया। यह दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला फर्टिलाइज़र है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है? यूरिया। नंबर 1 पे क्या है? यूरिया। नंबर 2 पे क्या है? डीएपी। देखो दूसरा सवाल प्रीलिम्स का, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा फर्टिलाइज़र क्या है? यूरिया। नंबर 2 पे क्या है? डीएपी। जितने सवाल कही उतने सवाल बना दूं, और ये सारे सवाल न्यूज़पेपर पढ़ोगे सही हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं सही होगा। आप चाहे जितना ज्योग्राफी की क्लास करो, आप चाहे जितना इकोनॉमिक्स क्लास करो, चाहे जितना पॉलिटिक्स क्लास करो, ये सब सवाल तभी सही होंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, क्योंकि उसमें पॉइंटेड मिल जाता है। नहीं, हम पढ़ाते रहे ज्योग्राफी और आपको इकोनॉमिक्स, आप पढ़ते रहोगे किताबों से, लेकिन सवाल जो ये आते हैं ये आसानी से नहीं मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फर्टिलाइज़र क्या है? यूरिया। नंबर 2 पे क्या है? डीएपी। ये जो किसान हैं नॉर्मली अप्लाई करते हैं इसको जस्ट बिफोर एट द टाइम ऑफ सोविंग। जब वो खेत को बोते हैं उसके पहले इसको अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? इसमें फास्फोरस हाई होता है। अगला सवाल, किस खाद में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है? डीएपी में फास्फोरस हाई होता है। फास्फोरस हाई होने से फायदा क्या होता है? अगर किसी खाद में, फर्टिलाइजर में फास्फोरस ज़्यादा है, उससे फायदा क्या होता है? फास्फोरस हाई होने से क्या होता है? यह स्टिमुलेट करता है रूट के इस्टेब्लिशमेंट को। जो रूट होती है, जो जड़ होता है, उसको मजबूत करने में फास्फोरस सहायता करता है। अगला सवाल, जड़ को मजबूत करने में कौन मदद करता है? जड़ को मजबूत करने में कौन मदद करता है? जड़ को मजबूत करने में फास्फोरस मदद करता है। और विदाउट अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, प्लांट अपने साइज को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए डीएपी का बोते समय ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, डीएपी को बोते समय इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये जड़ को मजबूत करता है। डीएपी में क्या क्या कंपोनेंट होता है? डीएपी में 40% फास्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन होता है। तो डीएपी में जो फास्फोरस है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? इसमें फास्फोरस होता है। तो 46% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। यह जो सब्सिडी स्कीम है, यह सब्सिडी स्कीम है क्या? सब्सिडी किसको मिल रही है? हु इज गेटिंग द सब्सिडी? जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है एमआरपी ऑफ यूरिया, वो करेंटली फिक्स्ड हुआ है 5378 रुपीज़ पर टन। और सब्सिडी क्या है? ये डिफरेंस है। किसकी डिफरेंस है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर और इंपोर्ट एंड द फिक्स्ड एमआरपी, वह डिफरेंस है। आपने इंपोर्ट किया या मैन्युफैक्चर किया, और जो एमआरपी किया, उन दोनों के बीच डिफरेंस जो है यह सब्सिडी है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या होती है? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या होती है? दीज फर्टिलाइजर, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। और एनबीएस क्या होता है? उसका रेट वेरी करता है अक्रॉस। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड एक सब्सिडी होती है जिसका रेट वेरी करता है। फॉर ईयर 2020-21 सेंटर ने फिक्स किया रेट एनबीएस 18.789 kg फॉर नाइट्रोजन, 14.88 kg फॉर फॉस्फोरस, 10.116 kg फॉर पोटाश एंड 2.374 kg फॉर सल्फर। अब आप फिर देखिए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, 4 उसमें आइटम हो गए। कौन कौन से आइटम हो गए? नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटाश, सल्फर, NPKS, इसे याद रखिए, NPKS इसे याद रखिए। तो न्यूट्रिजन बेस, तो क्या अब सवाल क्या हो गया, क्या सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है? यस, सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है। न्यूट्रिएंट के बेस पे, न्यूट्रिएंट क्या होता है, एक उसकी क्षमता होती है, इसे होते खाना खाते न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिएंट के बेस पर सब्सिडी दी जाती है। तो सेंटर ने जो NBS फिक्स किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, वो क्या है, 18 रुपीज़ पर केजी फॉर नाइट्रोजन, 14 रुपीज़ पर केजी फॉर पोटाश, 10 रुपीज़ पर केजी फॉर 18 रुपीज़ पर केजी फॉर नाइट्रोजन, 14 रुपीज़ पर केजी फॉर फॉस्फोरस, 10 रुपीज़ पर केजी फॉर पोटाश एंड 2 रुपीज़ पर केजी फॉर सल्फर। अब आप देखिए, आप रेट देखिए, किसका ज़्यादा किसका कम है। यू अगेन सी द वन मोर थिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिपेंडेंट अपॉन द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर की सब्सिडी अलग अलग हो जाएगी। गॉट इट? तो इसलिए पर टन सब्सिडी वेरी करती है, जैसा उसके अंदर न्यूट्रिएंट होगा, जैसा उसके अंदर पोषक तत्व होगा। चूंकि 1 टन DAP में 460 केजी पोटाश होता है, 180 केजी नाइट्रोजन होता है, इसलिए जो करस्पॉन्डिंग सब्सिडी वर्कआउट हुई है 10,238 हुई है। और लाइकवाइज द सब्सिडी फॉर MOP, जिसमें 60% पोटाश है, 6070 पर टन हुई है, और SSP की हुई है 2643। तो क्या हो गया, जो DAP की सब्सिडी है यह न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, पोषक तत्व के आधार पर सब्सिडी है। चूंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पोटाश है, सबसे ज्यादा फास्फोरस है, फास्फोरस के रेट सबसे ज्यादा है, इसलिए DAP में सब्सिडी सबसे ज्यादा हो गई। क्लियर हो गया? यह सवाल बहुत संभावना है पूछे जाने की, because it has the concept. क्लियर हुआ नहीं हुआ? वेरी गुड। किसको क्लियर नहीं हुआ? अब हम एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या, देखिए अब मेंस इंटरव्यू में बहुत सवाल आते हैं इस तरह के, कि हम सीधा इनकम सपोर्ट दें या फर्टिलाइजर सब्सिडी दें। यह सवाल बहुत आता है, हर जगह आता है कि हम क्या करें, न्यूट्रिएंट बेस हम दे, कहते हैं हम इनकम कहते हैं सपोर्ट करें या फर्टिलाइजर की सब्सिडी करें। देखिए, जो एक ग्लोबल प्राइस हाइक हुआ, यह हमारा जो प्राइस है, जो प्राइस बढ़ा है हमारे DAP का, उसके कारण एक ग्लोबल राइस है। तो फार्मर्स को इस ग्लोबल प्राइस के हाइक से बचाना होगा, क्योंकि फार्मर्स जो हैं वह इनपुट जो डालते हैं उसमें DAP होता है। अगर DAP की प्राइस फार्मर को ज़्यादा देनी पड़ेगी तो फार्मर का जो एंड प्रोडक्ट है बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने यह सब्सिडी देने की बात कही, तो सब्सिडी बढ़ा दी। जो सब्सिडी दी गई है, अगर उस सब्सिडी को सीधा फार्मर्स के बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाए रादर देन गिविंग टू द फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो कैसा रहेगा? तो यह क्या इस बात के लिए इनकरेज नहीं करेगा कि फार्मर्स फर्टिलाइजर का संभाल के इस्तेमाल करें, रीजनेबल यूटिलाइजेशन करें? जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है यह सीधा किसानों को नहीं मिलती है, किसको मिलती है? यह मिलती है फर्टिलाइजर कंपनीज को। फिर क्या करती है फर्टिलाइजर कंपनीज? दाम कम कर देती हैं और किसान को सस्ते दाम पर खाद प्राप्त होती है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ दिस सब्सिडी वर्क्स। यह सब्सिडी किसानों को सीधा नहीं मिलती है। जो मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टेड प्राइस है और जो एक MRP फिक्स की गई है, उसके बीच का जो फर्क है
वह सरकार इन फर्टिलाइज़र कंपनीज को दे देती है। तो इसलिए फर्टिलाइजर कंपनीज जो फ़र्क है उसको हटा देती हैं और उसको हटाने के बाद सस्ते दाम पर जो एमआरपी फिक्स होता है उस पर दे देती हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि हम फर्टिलाइज़र कंपनी को सब्सिडी देने के बजाय हम इसको सीधा फार्मर्स को ही क्यों न दे दें। जब कैश ट्रांसफर फार्मर्स को होगा उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि फार्मर्स इस खाद का, इस फर्टिलाइज़र का एक रीजनेबल इस्तेमाल करेंगे और जो अपने खेतों में अननेसेसरी केमिकल का इस्तेमाल होता है वह बच जाएगा। और जब हम फार्मर्स को सीधे दे के इनकम सपोर्ट करेंगे तो जो एक लीकेज होता है वह लीकेज भी बंद हो जाएगा और जो कंपनियों के में जो पैसा खराब होता है उसमें फ़ायदा होता है। तो जो इनकम सपोर्ट स्कीम है, यह इनकम सपोर्ट स्कीम फार्मरों को क्या ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, उन्होंने डायरेक्ट इस फार्मर को कैश ट्रांसफ़र स्कीम देना आरंभ कर दिया है। इससे क्या है, इससे क्या हो रहा है कि इससे फार्मर्स को एक सुविधा प्राप्त हो रही है किस तरह से वह अपने यहाँ अपने लिए काम कर सकें। ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर हम लोग आगे भी बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए एक तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है वह एक्सपोर्ट बढ़ गया है। देखिए इसमें 4-5, हाँ, रजनीश द्विवेदी पंडित बोले क्या क्या क्वेश्चन आपका? जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चन। देखिए इस कोविड-19 के सिचुएशन में इंडिया ने एक अच्छा एक्सपोर्ट किया है। 2020 का जो बेस ईयर था वह बेस ईयर वीक था। उस बेस ईयर पर, बेस ईयर वीक क्या मतलब होता है? तुलनात्मक अध्ययन। क्योंकि 2020 में कोविड सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इसलिए कोई एक्सपोर्ट और कोई व्यापार नहीं हो पाया। क्या प्रोडक्शन सब्सिडी ही दिया जाना चाहिए? मैंने आपकी ही बात कही कि देखिए क्या हुआ है कि सब्सिडी कैसे वर्क करती है। आप जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वह दो तरह से आप प्राप्त करते हैं, या तो आप उसको इंपोर्ट करते हैं या आप मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर आप चाहे जो करें, उसमें जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे बताया कि जो उसमें 4-5 केमिकल का नाम लिया, उनका इस्तेमाल होता है। तो जब उनका दाम बढ़ जाएगा तो आउटपुट का दाम बढ़ जाएगा। अब कंपनियां अपने उस दाम से कम तो बेच नहीं सकती हैं जो उनका कॉस्ट प्राइस है। किसानों की आप मदद करना चाहते हो तो क्या करोगे? आप सब्सिडी दोगे, आप एक एमआरपी फिक्स कर दोगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या इंपोर्ट प्राइस है, उसमें जो एक रिटेल प्राइस है, उसके बीच का जो फर्क है वह आप दे देते हो फर्टिलाइजर कंपनीज को। तो यह प्रोडक्शन, यह आप इसको चाहे प्रोडक्शन सब्सिडी बोले, वो प्रोडक्शन सब्सिडी तो भी है ना भाई। प्रोडक्शन में जो पैसा, जो खर्चा पैसा किया है उससे कम खर्चे पर बेचो। तो हम कैसे बेचेंगे भाई? हम आपको पैसा देंगे, तो प्रोडक्शन सब्सिडी तो हो ही नहीं। हो तो आते हैं एक्सपोर्ट पे कि जो 2020 था वह एक वीक बेस ईयर था। कोविड के कारण एक्सपोर्ट अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन 2021 में एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ। हम 2020-21 के कंपैरिजन के बजाय अगर हम 2019 और 21 का भी कंपैरिजन करें, 2019 एक आम ईयर था, तो भी 2021 में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। देखिए यह एक छोटी सी न्यूज़ है। लेट्स पेनिट्रेट दिस न्यूज़। माई जॉब इज ओनली टू पेनिट्रेट द न्यूज़। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू पेनिट्रेट द न्यूज़ एंड गेट द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। इट इज़ माई सिंपल जॉब कि हाउ टू पेनिट्रेट द न्यूज़। तो लेट मी पेनिट्रेट द न्यूज़ अगेन फॉर द एक्सपोर्ट, कि जो हमारा एक्सपोर्ट था वह 2019 के तुलना में बढ़ा। अब अगला सवाल
यह एक्सपोर्ट हमारा किन किन चीज़ों में बढ़ा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सेगमेंट में बढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी हमारा आगे बढ़ा है, जबकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम बहुत अच्छे नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत अच्छा बढ़ा है, और हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा है, उस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बढ़ने में राइस और वीट, चावल और गेहूं, इसका भी एक योगदान हुआ है। तो हमारा जो यह एक जो राइजिंग ग्लोबल प्राइस, फूड प्राइस है, उसका हमको फ़ायदा हुआ है। यह बात कही जा रही है कि इंडिया अपने एम्बिशियस टारगेट $400 बिलियन का एक्सपोर्ट इस बार प्राप्त कर सकता है। इतना इस फिगर का एक्सपोर्ट इंडिया ने आज तक प्राप्त नहीं किया है। और हमने 5 ट्रिलियन इकॉनमी का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए कहा था कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी तब तक प्राप्त नहीं कर सकते तो हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में अच्छा काम नहीं करेंगे। तो हमारा $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये एक कारण से और महत्वपूर्ण है कि हमारी डोमेस्टिक सेल नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? लॉकडाउन चल रहा है, मोबिलिटी हमारी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन यूएस इकॉनमी और कई यूरोपियन इकॉनमी अच्छा कर रही हैं, वो ओपन हो गई हैं, वहाँ लॉकडाउन हट गया है, तो हमको एक इंटरनेशनल मार्केट प्राप्त हो गया है। उस इंटरनेशनल मार्केट का हमने फ़ायदा किया। तो जो एक फास्टर एक जो रिकवरी हुई है एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में, उस एडवांस इकोनॉमीज़ के फास्टर रिकवरी का हमने फ़ायदा उठाया है। और हमारा दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, उनको वैक्सीन लग रही है। उससे क्या हो रहा है? लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। ग्लोबल स्टील प्राइस $830 पर टन मार्च हुआ है। यह प्राइस ग्लोबल की लास्ट 10 ईयर्स में कभी नहीं हुई थी। इस ग्लोबल स्टील प्राइस के बढ़ जाने से हमारा जो स्टील सेगमेंट है उसको ह्यूज सर्च प्राप्त हुआ है। गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करे कि जिन चीज़ों में एक्सपोर्ट बढ़ा है उनमें हमारी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जाए। एक्सपोर्ट हमारा पिछले, अब आ रहा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इस बात से खुश क्यों हैं? हम इस बात से खुश क्यों हैं? शुभम त्रिपाठी, मैंने आपके सवाल का आंसर किया हुआ, आप जरूर लेक्चर सुनिएगा। हम इस बात से खुश क्यों हैं? हमारा एक्सपोर्ट पिछले कई सालों से स्टैग्नेंट रहा है। जो एक्सपोर्ट लेवल 2019-20 में रहा है वह ऑलमोस्ट सेम रहा है जो 2014-15 में रहा है। तो 5 साल तक एक्सपोर्ट में हम लोगों ने कोई खास काम नहीं किया है। इसलिए जो हमारा एक्सपोर्ट में जो एक जंप हुआ है, यह बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, अगर हम एनुअल ग्रोथ देखें 2011 से 2019 तक सिर्फ 0.9% हुआ है। अगर हम इसको कंपेयर करें अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से, उसका एक्सपोर्ट जो है 8.6% है। तो जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ है, वो इंडिया की बहुत ज़्यादा कम है इवन बांग्लादेश को देखते हुए। तो इसके कारण क्या है? अब हमारे पास एक ब्रॉड इंडस्ट्रियल बेस है। उस ब्रॉड इंडस्ट्रियल बेस के होने के बावजूद, विपुल यादव, जब मैं लेक्चर दूं सिर्फ सुना करो। आप टाइप करोगे आप सुन नहीं पाओगे, सवाल बाद में करो, आप सिर्फ सुनो, क्योंकि इतने ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, अगर आप टाइप करोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मुझको खुद समझने में समय लगता है, तो आप कैसे समझ सकते हो? आप लोग क्या करते हो? कोई चीज़ टाइप कर देते हो, सुनते नहीं हो। आप लोग सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो। आप लोग क्वेरी बाद में लिखो, पहले समझो इसको। तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वह 2011 से 2019 तक 2011 से 2019 तक सिर्फ 0.9% के एनुअल ग्रोथ हो रहा है। हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उसका एक्सपोर्ट ग्रोथ कितना हुआ है? 8.6% हुआ। ये ह्यूज डिफरेंस है। यह डिफरेंस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास एक ब्रॉड इंडस्ट्रियल बेस है। इस ब्रॉड इंडस्ट्रियल बेस का हम फायदा नहीं उठा सके हैं।
अब इंडिया के अंडर परफॉर्मेंस का कारण और बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? हमारे पास जो लार्ज लेबर फोर्स है, हमारे पास जो इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग फोर्स है, उसका हम फायदा नहीं उठा पाते हैं। और तो इंडिया का जो दूसरा, हमने अपने को आरसीईपी से बाहर कर दिया है। आरसीईपी से बाहर क्या हो गया? हम ग्लोबल वैल्यू चेन से बाहर चले आए हैं। जो कंप्रेहेंसिव एक्सपोर्ट ट्रेड है, उस कंप्रेहेंसिव एक्सपोर्ट ट्रेड से हम बाहर हो चुके हैं। यह शायद हमारे लिए मुश्किल करने की बात हो रही है। तो हमारा जो एक एक्सपोर्ट का जो फील्ड है, उस एक्सपोर्ट के फील्ड में हमारा बेहतर कार्य नहीं हो पा रहा। देखिए, अब सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा कैसे? भारत अपने बड़े बाजार, लार्ज वर्कफोर्स, ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल यूनिट के बावजूद एक्सपोर्ट में बेहतर क्यों नहीं कर सका? अगला सवाल, भारत अपने पड़ोसी छोटे देशों के से भी पीछे रह गया एक्सपोर्ट में, उसके कारण क्या है? अगला सवाल, भारत का एक्सपोर्ट किन किन चीज़ों में बेहतर हुआ है? यह सवाल आपका महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि इस साल $400 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत टच करने जा रहा है, जो पिछले दशकों में कभी नहीं हुआ है। जैसे जो सवाल मजबूत होते हैं, जैसे जो इशू मजबूत होता है, वह सवाल आने लगता है। तो जो ग्लोबल, अब यह हुआ क्यों है? जो ग्लोबल रिकवरी है, इसने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। जब आपका प्री का सवाल बनेगा तो पूछेंगे एक्सपोर्ट के बढ़ने के कारण क्या क्या है? तो जो आपकी ग्लोबल रिकवरी है, इस ग्लोबल रिकवरी ने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो ग्लोबल रिकवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम हो रहा है? उसमें एक बड़ा इशू है आपके पेट्रोल प्राइसेस का। जो हमारा जंप हुआ है एक्सपोर्ट में, उसमें एक तो लो बेस का इशू है, लेकिन उसका दूसरा कारण क्या है? हमारी जो ग्लोबल रिकवरी हुई है। तो ग्लोबल रिकवरी के कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स और रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन्होंने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। इंजीनियरिंग गुड्स ने एक बहुत बड़ा राइज देखा है एक्सपोर्ट में। और जो एक मेटल प्राइस में रैली हुई है, वह रैली हमने अभी हाल में देखी है, उसका भी हम लोगों ने जिक्र किया है। लेकिन जो हमारा लोकलाइज्ड लॉकडाउन हुआ है, उस लोकलाइज्ड लॉकडाउन के कारण हमारी डोमेस्टिक मोबिलिटी थोड़ा से दिक्कत में आई है। और जो हमारा इंपोर्ट है, जो हमारा इनपुट है, वह इनपुट कॉस्ट भी कुछ बढ़ा है। उस कारण हमारा जो एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वह कुछ हुआ है, कम हुआ है। तो जो रॉ मटेरियल का इंक्रीज प्राइस है, वह एक ग्लोबल फिनोमेना है। और जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, तो एंड प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप में इम्पैक्ट हो जाता है। तो हमारा जो फ्रेट कॉस्ट है, हमारा जो पेट्रोलियम प्राइस है, यह प्राइस हमारे मार्जिन को भी कम करता है। I think it's enough for the day. 65-70 minutes class is enough for any aspirant, because beyond that it is very difficult to digest the lecture, and lecture is quite intense. I have a lot of topic of the current affairs. I will continue from here tomorrow, because एक इजराइल फिलिस्तीन का इशू है। वह इसराइल फिलिस्तीन का इशू बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग करने की कल कोशिश करेंगे। दूसरा 3-4 एक फॉरेन बैंक का में जो बैंक के जो डिपॉजिट, उसका इशू है, विल सी टुमारो। आपके जो सवाल है आप टाइप कर दो, मैं आपके सवालों का आंसर कर दूंगा। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन एट 6 o'clock।